नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की तरह ही 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम ऑफलाइन मोड में घोषित कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिस्ट टर्म 1 की परीक्षा के मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूलों को भेज दी है। पिछले साल सीबीएसई ने घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रमुख विषयों के लिए टर्म 1 परीक्षा पिछले साल 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। छात्रों को अपनी मार्कशीट लेने के लिए अपने स्कूल जाना होगा। सीबीएसई ने स्कूलों को टर्म 1 के लिए थ्योरी मार्क्स भेजे हैं, जिन्हें प्रिंसिपल या टीचर अपनी शिक्षा लॉगिन आईडी के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने शनिवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में कई सपा उम्मीदवारों की हार के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार थी, जिसने बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का मार्ग प्रशस्त किया और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी को अपने कदमों से वास्तविक इरादों को साबित करना चाहिए। पाटिल ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी के सहयोगी एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने AIMIM के औरंगाबाद से लोकसभा सदस्य इम्तियाज जलील से मुलाकात की और उनके एक करीबी रिश्तेदार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी बैठकों में राजनीति पर चर्चा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशहाली से संबंधित एक वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि संभव है कि जल्द ही भारत घृणा और आक्रोश में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। उन्होंने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत 136वें स्थान पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भूख की सूची में 101वां स्थान, स्वतंत्रता की सूची में 119वां स्थान, प्रसन्नता की सूची में 136वां स्थान, परंतु हम जल्द ही घृणा और आक्रोश के चार्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना फ्री लैपटॉप और टैबलेट वैसे तो पिछली सरकार में भी प्रभावी रही, लेकिन इस बार के घोषणा पत्र में भी यह योजना प्रमुख योजनाओं में एक है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण से पहले ही पात्र स्टूडेंट का डाटा तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना तय हुआ है। ऐसे में सभी विभागों के लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं ताकि सरकार के गठन के बाद जनता को किए गए वादों का अमल हो सके। आचार संहिता लगने के कारण कुछ स्टूडेंट योजना का लाभ लेने से छूट गए थे। बताया जा रहा है कि सरकार गठन के बाद उन्हें फ्री लैपटॉप वितरित करने की प्लानिंग है। महाराष्ट्र के नासिक के गंगापुर पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और RCA के अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। गहलोत पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि वैभव गहलोत के नाम टॉयलेट टेंडर घोटाले से जुड़ा है। एक संगीन मामला है, पुत्र मोह घृत काम बना देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता सच्चाई जानना चाहती है, मुख्यमंत्री को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी के साथ MIM के गठबंधन के सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो औरंगजेब की मजार के सामने सिर झुकाते हैं वे महाराष्ट्र के आदर्श नहीं हो सकते। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी को बीजेपी की B टीम करार दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन का सुझाव देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में एक शराबी पहुंच गया और उसने खूब हंगामा किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को खूब गालियां दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शराबी के पहुंचने से प्रशासन की काफी किरकिरी हुई और इसी को लेकर बिहार के शराब पर कितना पाबंदी है, इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री के पास सबूत खुद चलकर पहुंचा है, इसलिए कहता हूँ बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर एवं स्पेशल प्लान और प्लेन से भी शराब खोजने की नौटंकी हो रही, लेकिन यहाँ शराबी आसानी से मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जश्न मनाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। सुबह ही पंजाब सरकार के मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ अहम और बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद भगवंत मान ने मीडिया को बताया, कैबिनेट ने कुल 25,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल है।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। जाहिर है हार का ठिकरा पदाधिकारियों पर छोड़ा जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में इस बार साफ संकेत मिल रहे हैं कि यहां पे इसके बाद राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा लेकर कांग्रेस ने यह भी कर दिया है कि अब बारी जिला संगठनों की है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि जिला स्तर पर संगठन में जारी बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलने का दावा किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी चीफ जयंत चौधरी पर पूरी यूपी चुनाव में टिकट बेचने और टिकट देने, मनमानी करने, दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने ये सारी बातें जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर बताई है। वहीं उन्होंने लिखा है कि मैं 2015 से 16 में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर पूरे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मूल्यों के साथ जाट और मुस्लिम एकता, किसानों, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकार के लिए आरएलडी में शामिल हुआ था। गोवा विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से 20 पर जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन हासिल की है। हालांकि बीजेपी ने अगली सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। पार्टी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर फूमियो किशिदा की अगवानी की। जापानी मीडिया के मुताबिक अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम फूमियो किशिदा शनिवार अगले 5 वर्षों में भारत में करीब $42 बिलियन निवेश की योजना की घोषणा करने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा ने कॉलेज परिषद में हिजाब पहनने की मांग करने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली लड़कियों को देशद्रोही बताया है, जो एक आतंकवादी संगठन की सदस्य है। उनका इशारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई की ओर था। अदालत ने मंगलवार को लड़कियों द्वारा परिसर में अपनी वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब इसके सब वेरिएंट BA.2 ने दहशत पैदा कर दी है। साउथ कोरिया में एक दिन में इस सब वेरिएंट 6 लाख केस दर्ज किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट खौफ पैदा कर रहा है। हालांकि भारत में इस सब वेरिएंट से जुड़े खतरे को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ज्यादा चिंतित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना की तीसरी लहर में मिली बूस्टेड इम्यूनिटी बताई जा रही है। होली के बाद शनिवार की सुबह पेट्रोल डीजल के नए रेट फिर जारी किए गए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने होली पर ही पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा नहीं किया है और दाम स्थिर है। शहर में पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार शनिवार को भी कोई बदलाव नहीं होने से वाहन चालकों ने राहत महसूस की है। पिछले करीब 15 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर रहने से आम लोगों की बड़ी राहत मिल रही है। पहले कहा जा रहा था कि यूपी में चुनाव के बाद ईंधन में दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन परिणाम आने के 10 दिन बाद रेट जस के तस है, जबकि क्रूड ऑयल के रेट्स में पहले से ही इजाफा हो चुका है, जिसके चलते दाम बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बन रही थी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर आम आदमी की जेब में असर पड़ सकता है। खैर, अभी तक सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उपभोक्ता अब एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक की वसूली कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से 2 रुख कर दी हैं, और या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे व दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी होने के बीच शनिवार को बिहार में इसके दाम में बदलाव हुआ है। 19 मार्च को सोने के नए भाव जारी हो गए हैं। आज सोने के भाव में बीते दिनों से कुछ गिरावट देखने को मिली है। बिहार में आज 22 कैरेट गोल्ड के भाव में 80 रुपये की घटती दर्ज की गई है। राजधानी पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,400 रुपये है। वहीं कल इसका रेट 47,480 था। वहीं इससे पहले गोल्ड का रेट 51,790 था। इससे पहले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 51,650 रहा। आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 51,700 रुपये है। यह भी 18 मार्च के भाव से 90 रुपये कम है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब राज्य में विधान परिषद चुनाव को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में सपा छोड़कर आए कई दल बदलुओं को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने जिन 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए उनमें तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी यूपी विधान परिषद की 36 सीटों पर भी जीत हासिल करना चाहती है। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उस सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में है, जहां 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।